लघु मध्यम उद्योग सामाजिक समानता और आर्थिक विकास का इंजन स्वीकार किए जाते हैं। अधिकांश देशों में उनकी अर्थव्यवस्था के 90% तक का योगदान एमएसएमई सेक्टर करता है एवं औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा भी देता है। इसके अलावा बेरोजगारी दर को कम करने में भी एमएसएमई सेक्टर काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात की जाए तो सेंटर स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि सीएसओ का एक डाटा ये कहता है कि भारत के टोटल जीडीपी में यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एमएसएमई सेक्टर का योगदान जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ये 30% तक है। यानी कि ये क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम एमएसएमई सेक्टर पर काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि वो क्या चुनौतियां हैं जो इस सेक्टर के सामने प्रस्तुत हैं और क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए लिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। संस्कृति आईएएस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आते हैं अपने वीडियो पर। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर एमएसएमई सेक्टर का ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम कुछ बैकग्राउंड जानेंगे, आखिर क्या डेटा इस बारे में दिया गया है और क्या आरबीआई की रिपोर्ट इस क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों के बारे में कहती है। एमएसएमई क्या है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की क्या भूमिका है। इसके बाद इस क्षेत्र के द्वारा फेस की जा रही समस्याओं के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उन पहलों को भी हम समझेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, मैंने इस वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करने के लिए वो प्रमुख योजनाएं जो एमएसएमई सेक्टर के लिए डेडिकेटेडली गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं उसको भी इन स्लाइड्स में दिखाया है। वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के नज़रिए से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उन प्रमुख स्कीम्स पर भी हम चर्चा करेंगे। अंत में एक संतुलित नजरिया विकसित करेंगे हमेशा की तरह और वे फॉरवर्ड पर हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो कंप्लीट सुनने के बाद एमएसएमई उद्यमों की स्थिति पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आप बेहद सहज होकर लिख पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का ये एक नोटिफिकेशन मैंने दिखाया है, जहाँ पर 19 अगस्त 2021 पीआईबी का ये एक स्क्रीनशॉट है जो अलोकेशन ऑफ फंड्स टू एमएसएमई के लिए डेडिकेटेड है। तो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ काम कर रही है इस क्षेत्र के लिए। अभी हाल में ये मुद्दा चर्चा में क्यों है? आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने एमएसएमई में बढ़ते बैड लोन्स यानी कि खराब ऋण के प्रति आगाह किया है। देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिहाज से कैसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये सामान्य अध्ययन पेपर 2 और सामान्य अध्ययन पेपर 3 जिनके टॉपिक यहाँ पर स्लाइड में दिए गए हैं, इसके तहत जो है आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है और इसी नज़रिए से ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने जुलाई के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है जारी की थी, जिसमें आरबीआई का ये कहना है कि बैंकों के सूक्ष्म व लघु जो पोर्टफोलियो है यानी कि जो उनका माइक्रो फाइनेंस वाला एक पोर्टफोलियो है उसमें दबाव बढ़ रहा है। समझते हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज को बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है। यदि वो इंडस्ट्री उस लोन को चुकाने में सक्षम नहीं हो पाती है तो एक निर्दिष्ट समय के बाद वो जो
क्रेडिट है उसको गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA मान लिया जाता है। 90 दिन की एक समयावधि ली जाती है। इससे पहले भी उस ऋण को विभिन्न कैटेगरीज जैसे कि SMA 01, SMA 1, SMA 2 के अंदर जो है विभाजित किया जाता है। हालांकि बैंकिंग से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, इस पर हम चर्चा कभी और करेंगे। अभी बात ये आती है कि यदि इंडस्ट्रीज टाइम पर रिपेमेंट ऑफ लोन ना कर पाए तो वो बैंकों के लिए NPA बन जाता है। अभी MSME की हालत थोड़ी सी खराब है और MSME अपने लोन की रीपेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकों में NPA बढ़ रहा है और बैंकों में NPA बढ़ने के वजह से बैंक जो है इस MSME सेक्टर को फर्दर लोन नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक आपकी साइकिल क्रिएट हो जा रही है। इस साइकिल में MSME की स्थिति खराब होने की वजह से बैंकों का NPA बढ़ रहा है और बैंकों में NPA की स्थिति बढ़ने से MSE सेक्टर में लिक्विडिटी क्रंच की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। इसी स्थिति के प्रति जो है एक तरीके से RBI ने आगाह किया है। इसके बाद देखिए जो मंत्री नारायण राणे हैं उन्होंने लोकसभा में एक डाटा साझा किया था। इसमें उन्होंने बताया है कि अगर 31 जनवरी 2020 के डाटा की बात की जाए तो खातों में जितना ऋण था और जिसको बैंकों ने रीस्ट्रक्चर किया था उसकी संख्या लगभग 2 गुना हो गई है। यहाँ पे देखिए करीब 6,19,000 खातों में 22,650 करोड़ रुपए जो है ऋण था जिसको बैंकों के द्वारा रीस्ट्रक्चर किया गया था। अब वो दुगना होकर 2.1x से बढ़कर अब जो है 13 लाख खातों में 55,333 करोड़ रुपए हो गया है। ये रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, देखिए जब लोन की रीपेमेंट टाइम पर ना हो पाए तो बैंक कुछ राहत देते हैं, जैसे लोन चुकाने की समयावधि को बढ़ा देते हैं या फिर इंटरेस्ट में आपको कुछ राहत प्रदान करते हैं। इस तरह की कुछ राहतों को ही लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करना कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर ऐसे खातों की और ऐसे ऋण की संख्या दुगनी हो गई है तो डेट मीन्स बैड लोन की समस्या भी डबल रफ्तार से बढ़ रही है। ये थी वो पृष्ठभूमि या वो डाटा जो सामने निकल कर आया है जिससे ये मुद्दा सामने आता है कि MSME सेक्टर के अंदर समस्याएं चल रही हैं। इस मुद्दे को अच्छे तरीके से समझने से पहले हमेशा हमें अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि MSME क्या है। देखिए ये एक तरह की स्कीम है, योजना है। गवर्नमेंट ने जो छोटे उद्यम हैं उनको डेडिकेटेडली प्रोत्साहित करने के लिए, उनके लिए कुछ स्कीम्स लाने के लिए इस पहल को शुरू किया था, जिसके तहत कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसी पहलें सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं जिनका बेनिफिट सिर्फ MSMEs को ही यानी कि छोटे उद्यमों को ही मिलता है। इसके तहत जो छोटे उद्योग हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, मध्यम, लघु और सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसी से वर्ड निकल के आता है MSME। इन छोटे उद्यमों को किस बेसिस पर इन 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है ये आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे। अगर देखिए आपको लघु उद्योग से संबंधित कोई भी सरकारी जो योजना है या जो भी कोई स्कीम ऐसी है जो सिर्फ इस MSME सेक्टर के लिए ही गवर्नमेंट ने चलाई है तो आपको MSME के अंदर पंजीकृत होना, रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने समझा, कई बार हम ये चीज़ मिस कर देते हैं कि जो छोटे उद्यम हैं उनको बड़े उद्यमों से अलग करने के लिए, उनको अलग से प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम लाई गई जहाँ पे 3 प्रकार के उद्यमों में जो है बांट दिया गया और वही MSME एंटरप्राइजेज जो है कहलाता है। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार में MSMEs को बांटा गया है। अगर आप RBI की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर अक्टूबर 2021 का आपको अपडेटेड डाटा मिलेगा जहाँ पे MSME की डेफिनेशन आपके सामने दिखाई गई होगी। अभी एग्जिस्टिंग डेफिनेशन जो ऊपर दी गई है यही चल रही है, किंतु अपने सुधारों का जो शुरू किया है गवर्नमेंट ने उसी की एक पहल के रूप में नई डेफिनेशन MSME की जो है गवर्नमेंट लेकर आई है।
यानी कि रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट लेके आई है। क्या फ़र्क है, देखिए ये जो आंकड़े इसमें दिए गए हैं, जो मैथमेटिकल नंबर हैं, ये आपको याद नहीं रखने हैं, किंतु आपकी प्रिलिमिनरी परीक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि क्लासिफिकेशन किन बेसिस पर चेंज हुआ है। पहला जो क्राइटेरिया था वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में था, यानी कि किसी उद्यम की मशीनरी में, उसके इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके बेस पर जो है लघु या फिर मध्यम या फिर आप कह सकते हैं सूक्ष्म उद्यमों में जो है बांटा गया था। किंतु अभी जो क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया गया है ये इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर पर कर दिया गया है, यानी कि आपने कितना निवेश किया है, कितना टर्नओवर आ रहा है, आपका प्रोडक्शन कितना है, आउटपुट कितना है, इसके बेस पर नवीन क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है। आप इस स्लाइड को रोककर ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं, अभी तक हमने जाना कि एमएसएमई क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। अब हम समझते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें एमएसएमई की क्या भूमिका है। यदि इंडियन जीडीपी की बात की जाए तो उसमें जो ये सकल घरेलू उत्पाद है भारत का, इसमें इस एमएसएमई जो सेक्टर है इसका लगभग 30% का योगदान है, काफ़ी बड़ा हिस्सा। हालांकि अन्य देशों में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था 90% तक का योगदान एमएसएमई सेक्टर देता है। इंडिया में इसको और बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर आपूर्ति श्रृंखला की बात की जाए, सप्लाई चेन की बात की जाए, तो हमारे निर्यात का, एक्सपोर्ट का लगभग 48% हिस्सा एमएसएमई से आता है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भाग जो है अपना निभाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा एमएससी जो हमें एमएसएमईज हैं वो ग्रामीण भारत से ही निकल कर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रोजगार सृजन में भी इनकी क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि 110 मिलियन लोगों को जो रोजगार प्राप्त होता है वो इन्हीं सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्राप्त होता है। तो हमने जाना जीडीपी में, रोजगार सृजन में, इसके अलावा हमारे एक्सपोर्ट में, यहाँ तक कि रूरल इकोनॉमी में ये काफ़ी बड़ा एक पार्ट प्ले करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एमएसएमईज के सामने अब समस्याएं क्या है। आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि बैड लोन्स एमएसएमई में बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से बैंकों में एनपीए बढ़ रहा है। एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की जो वृद्धि है वो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है, जैसे उनकी मार्केट तक कितनी पहुंच है, उत्पादों की गुणवत्ता कैसी है, समय पर अगर ऋण की उपलब्धि हो जाए तो, साथ में प्रौद्योगिकी का उन्नयन, इन सब पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए, मार्केट के तक रीच होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका क्या है, टाइमली लोन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है डिपेंड करती है। अगर ये फैक्टर्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि उस उद्यम की जो है स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो यही सारे कारक हैं जो एक्चुअली में कोज बन गए हैं एमएससी सेक्टर में स्ट्रेस होने का। समझते हैं, देखिए पहले विमुद्रीकरण हुआ, उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के रूप में गवर्नमेंट जीएसटी को लेकर आई, और इसके बाद कोविड की महामारी की 2 वेव्स आई। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। जो बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनके अंदर ये क्षमता होती है कि कहीं ना कहीं वो इस तरह के शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किंतु छोटे उद्यमों पर इनके काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। समझते हैं, देखिए जब जीएसटी के जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई तो इसकी वजह से जो आपूर्ति पक्ष था, यानी कि जो आपकी सप्लाई साइड थी, उस पर फर्क पड़ा। जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हो जाती है, जैसे जीएसटी नंबर लेना, ऑडिटिंग की सुविधा, इसके अलावा आपको जो है एक कुछ मैन पावर हायर करनी पड़ेगी, आपका पेपर वर्क बढ़ जाएगा, आपको डिजिटली अवेयर होना पड़ेगा। तो कम से कम जब जीएसटी लागू हुआ इसके शुरुआती दौर में जो एक ट्रांजिशन का दौर चला जीएसटी से पहले एरिया और जीएसटी के बाद के एरिया के बीच में,
तो जो छोटे उद्यम थे उनको उस ट्रांजिशन में थोड़ी समस्याएं आई, जिसकी वजह से जो कच्चे माल की आपूर्ति वाला पक्ष था वो प्रभावित हुआ और यहाँ पे जो है एक आपूर्ति पक्ष वाली प्रॉब्लम सामने आ गई, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आपको इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने के लिए कम से कम जीएसटी की जो व्यवस्था है, जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद जो कोविड आया, इस महामारी की वजह से जो आपका डिमांड पक्ष है, ठीक है, डिमांड वाला जो आपका एक तरीके से पक्ष है, उस पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड्स कम हो गई, तो आपकी जो है सप्लाई और डिमांड दोनों चेन डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से इन छोटे उद्यमों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके बाद देखिए, अगर ऋण की बात की जाए तो जो हमारे लगभग 58 मिलियन एमएसएमई हैं, उनमें से जो 40% से अधिक है उनके पास औपचारिक स्रोतों तक पहुंच ही नहीं है, यानी कि मोर देन 40% जो एमएसएमईज हैं वो फॉर्मल बैंकिंग जो एक सेक्टर है वहाँ से लोन ही नहीं ले पाते हैं। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम एमएसएमईज के सामने है। और डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, उचित अवसंरचना और प्रौद्योगिकी तक पहुंच का अभाव। ज़्यादातर एमएसएमई जो है वो रिमोट एरिया में स्टैब्लिश है। यहाँ पे एक और बात समझने की है कि जो एमएसएमई एरिया है, इस मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों के अंदर भी जो सूक्ष्म और लघु उद्यम है ये ज़्यादा एक तरीके से संख्या में है, यानी कि जो स्थानीय दुकानदार हैं इनकी संख्या ज़्यादा है, और ये सब जो है आपके रिमोट एरियाज में स्टैब्लिश है। तो इनके लिए जो अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं, उन तक पहुंच थोड़ी सी मुश्किल रहती है। बिजली, सड़क, पानी, इसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दौर की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो औद्योगिक क्रांति यानी कि आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को सम्मिलित रूप से बनाती है। अगर कोई भी इंडस्ट्री अपने आप को इन टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेड नहीं करवाती है तो इस औद्योगिक क्रांति 4.0 के दौर में पिछड़ जाती है। तो ये एक समस्या है। दूसरा जानते हैं कि विलंबित भुगतान के कारण कार्यशील पूंजी में लगातार कमी हो रही है। एमएसएमईज को डिलेड पेमेंट होता है, जिसकी वजह से दो तरह की समस्याएं सामने आती है। पहला कि डिले पेमेंट होने की वजह से जो आने वाला ऑर्डर है उसके लिए वो कच्चा माल परचेज नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उसकी वजह से उनकी साख पर प्रभाव पड़ता है और क्रेडिट की साख खराब होने से बैंकों से लोन लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी एमएसएमईज को काफ़ी डिलेड पेमेंट फेस करनी पड़ती है। इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं, जिनके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। नेक्स्ट समस्या देखते हैं, ऋण तक पहुंच की समस्या। अभी भी एक अनौपचारिक डाटा की अगर बात की जाए तो जो 84% एमएसएमई है वो ऋण के लिए महाजन, सूदखोरों, अपने रिश्तेदारों, मित्रों पर ही निर्भर है। केवल 16% एमएसएमई ही जो है, जो आपका फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर है या एनबीएफसीज है या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ऋण जो है लेते हैं। इसमें से भी जो मेजर एरिया है वो बैंकों पे ना होकर उनकी डिपेंडेंसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर या माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पर है। इसी वजह से 2018 में जो एनबीएफसी एक क्राइसिस हुआ और इसकी वजह से एनबीएफसी पर स्ट्रेस बढ़ गया, इसका डायरेक्ट असर एमएसएमई सेक्टर पर देखने को मिला, क्योंकि सोर्स में अगर लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा तो जहाँ से आप पैसा ले रहे हो अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है तो एमएसएमई वाले जो एरिया है यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर भी आपको लिक्विडिटी क्रंच की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये हमने समझा कि जो अनौपचारिक स्रोत है इस पर ज़्यादा निर्भरता है। एक अनौपचारिक डाटा के माध्यम से हमने ये बात समझी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उद्यमों का लघु आकार। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि
कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों में भी जो लघु और सूक्ष्म उद्यम है इनकी संख्या यानी कि स्थानीय दुकानदारों की संख्या ज़्यादा है। और हम आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कोविड की इस महामारी के बीच स्पेशली एमएसएमई में से भी इस एसएमई जो है वाले ज़्यादा एरिया पर फोकस किया है। मतलब कि मध्यम उद्यमों से भी अलग जो आपके लघु और सूक्ष्म उद्यम है इन पर गवर्नमेंट ने अलग से फोकस किया है और इसके लिए कुछ अलग से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि साख मूल्यांकन की समस्या, यानी कि जब आप क्रेडिट कैपेसिटी को इवैल्यूएट करते हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है। दो तरह की प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट के जरिए समझते हैं। पहली प्रॉब्लम आती है फॉल्स एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग, फॉल्स एक्सेप्टेंस ऑफ बैड एप्लीकेंट। दूसरी प्रॉब्लम आती है फॉल्स रिजेक्शन ऑफ अ गुड एप्लीकेंट। समझते हैं। फॉल्स एक्सेप्टेंस ऑफ बैड एप्लीकेंट यानी कि योग्य नहीं है उसको लोन मिल जाना, ये इस तरह की समस्या खड़ी करता है कि वो व्यक्ति क्योंकि भविष्य में लोन तो चुका नहीं पाएगा तो बैंकों में एनपीए बढ़ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है फॉल्स रिजेक्शन ऑफ गुड एप्लीकेंट, जो योग्य है जिसको आवश्यकता है ऋण की, जो काम करेगा अपना एक तरीके से इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करेगा और उसके बाद लोन को टाइम पर चुकाएगा, उसका आवेदन रद्द हो जाना। इससे क्या है, जो योग्य है उसको जो है कैश तक पहुंच नहीं हो पाती है। तो अगर क्रेडिट की साख का मूल्यांकन सही से ना हो तो दो तरह की प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ समस्याएं थी। इसके बाद देखिए तकनीकी व्यवधान, क्योंकि अभी एमएसएमई क्षेत्र अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर ही आधारित है। देखिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और हमने अभी तक चर्चा की कि इस क्षेत्र में लिक्विडिटी क्रंच काफ़ी ज़्यादा है। तो अप्रचलित प्रौद्योगिकों पर एक तरीके से डिपेंड रहने की वजह से इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी गिरती है, इनकी सप्लाई चेन में डिसरप्ट होती है और कंपटीशन की रेस से ये लोग बाहर हो जाते हैं। इस वजह से भी जो है इस एरिया पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक हमने जो बात की है वो की है कि वो क्या समस्याएं हैं जो इस सेक्टर को फेस करनी पड़ रही है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से समझा पाई होंगी। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये एक स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। ये प्रत्यक्ष ऋण योजना है। इसके तहत बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है सूक्ष्म उद्यमों को एक तरीके से ऋण देने के लिए। किंतु अभी ये जो हमारी स्लो इकोनॉमी चल रही है और जो दो वेव्स आई है इस महामारी की, इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के जो बैड लोन्स हैं वो एक्चुअली 2018-19 यानी कि 2019 वित्त वर्ष से दोगुने हो गए हैं, यानी कि बैड लोन्स जो हैं डबल हो गए हैं। मतलब इस स्कीम की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब चल रही है। गवर्नमेंट को इस बारे में भी कुछ करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ तक तो हमने समझा कि इस एरिया के द्वारा या इस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है, जैसे अनौपचारिक ऋण तक पहुँच या फिर आपका एक तरीके से तकनीकी रूप से जो है ये लोग पिछड़े हुए हैं, या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है, मार्केट तक रीच नहीं है। अब हम देखते हैं कौन से वो इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं। देखिए एमएसएमई क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो एमएसएमई मंत्रालय है, इसके लिए डेडिकेटेड एक मिनिस्ट्री है, उसके लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता और एमएसएमई को ऋण तक पहुंच के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। इसमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पहल गवर्नमेंट की तरफ से की गई है वह सार्वजनिक खरीद नीति, यानी कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो केंद्र सरकार या उसके मंत्रालय या विभाग या आपकी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, ठीक है, आपकी जो सीबीएसई है, उनके द्वारा जो भी परचेज की जाती है, खरीद की जाती है, उसका 25% मैंडेटरी है कि वो एमएसएमई उद्यमों से ही खरीदा जाए।
तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है कि ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी कंज्यूमर, एक बड़ी ग्राहक है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी खरीद की जाती है तो उसका 25% जो है इन छोटे उद्योगों से ही खरीदा जाए। यहाँ पे देखिए ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एक पीडीएफ जारी किया गया था, उसी की एक कटिंग मैंने आपको दिखाई है, जहाँ पे एमएसएमई क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 12 ऐतिहासिक पहलों को दिखाया गया है। इनको आप आराम से जो है स्लाइड रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कोविड-19 के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई थी। बेसिकली एक पूरा पैकेज था जिसमें हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया था। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ किया गया ये हम जानेंगे। एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का ऋण गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऋण जो है, संपार्श्विक मुक्त ऋण जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत कोष है, ये जो एक डेडिकेटेडली फंड है, इसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश किया जा रहा है। और एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए संशोधित मापदंड या मानदंड, जो कि हमने अपनी पहले की स्लाइड में देखा कि अभी एग्जिस्टिंग डेफिनेशन क्या चल रही है, बट गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं और अभी चेंज कर क्या डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय करने में आसानी हो इसके लिए उद्यम पंजीकरण नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, जहां पे आप अपने एमएसएमई को बहुत इजी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 200 करोड़ रुपए तक की परचेज करते हैं तो आपको कोई ग्लोबल टेंडर निकालने की आवश्यकता नहीं है। पहले अगर आपको कुछ भी प्रोक्योरमेंट करना रहता था इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर यानी कि एक वैश्विक निविदा जो है निकालना पड़ता था, जो कि काफ़ी एक लंबी प्रोसेस हो जाती थी, पेपर वर्क हो जाता। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसमें छूट दे दी है कि 200 करोड़ तक आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए एक ऑनलाइन पोर्टल चैंपियंस शुरू किया गया है, जहां पे कंप्लेंट्स की हैंडलिंग यानी कि शिकायतों का पंजीकरण और उनका निवारण गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके 1990 में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य ही था कि जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है उनके संवर्धन और एक तरीके से वित्त पोषण विकास के लिए काम करे, और साथ ही समान गतिविधियों में संलग्न जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर ये काम करे। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये एमएसएमईज के लिए डेडिकेटेडली काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। हमने जाना कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, बट कुछ सरकारी योजनाएं भी इस क्षेत्र के लिए डेडिकेटेडली जो है चल रही हैं। तो उन योजनाओं को जो है हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये सारी वो योजनाएं हैं जिनको हम एक एक करके ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई उद्यमों को स्टैब्लिश करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहती है। इसके लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। नेक्स्ट स्कीम जो है आपकी वो है स्फूर्ति योजना, जिसका जो इंग्लिश में नेम है वो स्कीम ऑफ फंड्स फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। हिंदी में कहा जाएगा पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन और पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना। नाम से ही पता चल जाता है पारंपरिक उद्योग, यानी कि जो कारीगर हैं और पारंपरिक उद्योग है उनके समूहों को व्यवस्थित करके आज के एरिना के हिसाब से उन्हें कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या है, उन्हें एक तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, यानी कि फाइनेंशियली हेल्प जो है ट्रेडिशनल आर्टिशियंस जो हैं उनको गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत देगी। नेक्स्ट स्कीम है हमारी एस्पायर। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी A scheme for promotion of innovation, entrepreneurship and agro industry।
हिंदी में इसका नाम है नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना। यहाँ पे क्या है कि इनोवेशन के लिए यानी कि नवाचार के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, जैसे स्टार्टअप्स के लिए फंड्स ऑफ फंड्स, ग्रामीण आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर, उसके बाद प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर यानी कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के माध्यम से इनोवेशन को बढ़ावा जो है दिया जाएगा। इंक्यूबेशन यानी कि किसी चीज़ को एकदम शुरुआत से, एकदम आप कह सकते हैं बीज से खड़ा करना। यहाँ पे आपको ना केवल धन की मदद की जाती है बल्कि आपको परामर्श दिया जाता है, मेंटोरशिप प्रदान की जाती है। जैसे स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन होता है, तो इस तरह की इंक्यूबेशन सेंटर जो है गवर्नमेंट की तरफ से खोले जाएंगे जहां पर आपको एक फुल पैकेज जो है हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिए एक ब्याज सबवेंशन योजना। ठीक है, ये आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट में जो है गवर्नमेंट राहत प्रदान करेगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये स्कीम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई गई है। यहाँ पे जो एमएसएमई की कार्यशील पूंजी है, जो क्रेडिट है, उसमें 2% तक की राहत जो है आरबीआई की तरफ से आपको दी जाएगी। ध्यान रखना है ये आरबीआई की स्कीम है। उसके बाद सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। मैंने आपको बताया था कि जो सूक्ष्म और लघु उद्यम है उनके लिए भी अलग से गवर्नमेंट काम कर रही है, मध्यम उद्यमों से अलग। ये वैसी एक स्कीम है, तो ऋण के एक इजी फ्लो के लिए शुरू की गई है ये योजना। और यहाँ पे जो एमएसएमईओ को आप संपार्श्विक मुक्त लोन दे रहे हैं, कोलेटरल फ्री आप लोन दे रहे हैं, उसकी गारंटी जो है वो कवर की जाएगी। जब आप किसी भी संस्था को या व्यक्ति को लोन देते हैं तो बदले में कोई कोलेटरल रखवा लेते हैं, किंतु गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमने पहले देखा कि कोलेटरल फ्री जो है लोन देने की व्यवस्था की है, तो बैंकों को भी कोई नुकसान ना हो उसके लिए गारंटी जो है गवर्नमेंट दे रही है। वो भी एक स्कीम जो है चलाई जा रही है। ये जो है कुछ स्कीम्स थी। इसके बाद देखिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम। यहाँ पे क्या है, एक जैसे प्रोडक्ट्स के लिए कुछ 50 या 100 यूनिट के क्लस्टर्स गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाएंगे, ताकि योजनाएं जो है सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि चैंपियंस पोर्टल एक लाया गया है। यहाँ पर एमएसएमई की शिकायतों का हल किया जाएगा। ठीक है, वो अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उन शिकायतों का हल होगा। इसके अलावा उनको परामर्श देने का काम भी इस पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। और एमएसएमई को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चैंपियंस के रूप में विकसित करने की योजना गवर्नमेंट के द्वारा इस इनिशिएटिव के जरिए की जा रही है। तो ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आया है एमएसएमई समाधान। मैंने आपको बताया था एमएसएमई को डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम सामने आती है, तो मंत्रालयों विभागों की तरफ से वो डिलेड पेमेंट के प्रति एक तरीके से विलंबित भुगतान जो होता है उसके बारे में सीधे मामले दर्ज करने के लिए ये एमएसएमई समाधान जो है पोर्टल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका उद्यम पंजीकरण पोर्टल। इसका नाम से ही पता चल जाता है कि उद्यमों के रजिस्ट्रेशन के लिए है। इसके अलावा गवर्नमेंट डाटा को इकट्ठा करने के लिए भी इसका यूज़ करेगी। किसी भी पॉलिसी को तब तक बेहतर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है जब तक हमारे पास उस स्कीम को जिनके लिए लागू करना है उनके बारे में कंप्लीट डाटा ना हो। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो उद्यम हैं वो ऐसे रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, ना तो वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है या ना ही किसी और अन्य सरकारी जो एक तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर, तो गवर्नमेंट के पास डाटा ही नहीं होता है। तो इस पोर्टल का जो है यूज़ इसके लिए किया जाएगा। जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड जो एमएसएमई है उसमें से भी बहुत कम जो है उद्यम वो टैक्स के इनकम टैक्स रेज़्यूमे के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, या कॉर्पोरेट टैक्स आप कह सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में वो आते हैं। इसके बाद एमएसएमई संबंध जो है ये एक सरकारी खरीद पोर्टल है जिसे सार्वजनिक खरीद नीति की जो गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेके आई है उसके लिए लगाया गया है, जहाँ पे 25% परचेज जो है गवर्नमेंट को एमएसएमई से करना
मैंडेटरी है। ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपको अपनी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी पता होनी चाहिए, और साथ में जब आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उस उत्तर में जब आप समाधानों के बारे में चर्चा करते हैं वहाँ पर भी आपको इन स्कीम्स के नेम याद होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक वीडियो आपको समझ आया होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ तक हमने समझा कि क्या चुनौतियाँ थी और उन चुनौतियों को या फिर इस सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट क्या पहले कर रही है। इतना अगर हमें समझ में आ गया है तो अब हम एक वे फॉरवर्ड के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो देखिए, एमएसएमईज के लिए डिजिटलीकरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज मिलकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का निर्माण करती है, और आज के समय में किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को डिजिटली बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आवेदन करना या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, ये बहुत सारा एरिया ऐसा है जो तकनीक द्वारा संचालित होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि डिजिटली अपने आप को अपग्रेड किया जाए। इसके बाद देखिए, अगर डिजिटली जो है एक तरीके से ये एमएसएमईज अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी जुड़ सकते हैं, यानी कि विश्व से इनका जुड़ाव हो सकता है। जो छोटी कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो अपनी एक आउटरीच बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को नेशनल मार्केट के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी पहुंचा सकते हैं, जिससे उनके कंज्यूमर बेस में वृद्धि होगी और उनकी आय में इससे उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए, एमएसएमई जो सेक्टर है इसकी श्रम प्रधान प्रकृति है, मैन पावर या वर्क फोर्स जो है ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए अब की ये जो महामारी हुई है ना, इसमें हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन या आप कह सकते हैं रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। तो उस सबको भी ध्यान में रखते हुए एक नई रणनीति लागू करने की सरकार को ज़रूरत है। इस रिवर्स माइग्रेशन की वजह से भी जो वर्क फोर्स जो है कम हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता गवर्नमेंट को है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये जो मुद्रा योजना है, जिसमें मैंने बताया कि जो बैड लोन्स हैं वो डबल हो गए हैं, उसके अंदर भी कुछ और रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को करने चाहिए। साथ में जो लघु वित्त बैंक हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो इन छोटे उद्यमों को और ज़्यादा लोन दें। आरबीआई को भी अपनी गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस करने चाहिए, जहां पे बैंकों के एनपीए पर तो वो अपनी गाइडलाइंस को लगाए, किंतु इस एरिया में जो लोन दिए जा रहे हैं उनको लेके कुछ ढिलाई के नियम भी, कुछ इनोवेटिव तरीके भी सोचने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सरकार ने जो ऑनलाइन प्राप्य छूट प्रणाली है और जो एमएसएमई समाधान पोर्टल है, ये पहले तो शुरू की थी, किंतु इनका इतना प्रभाव इस क्षेत्र पर देखने को नहीं मिला है। ये जो ट्रेड रिसिप्ट होती है, बेसिकली गवर्नमेंट का इसके पीछे मकसद ये था, मैंने आपको बताया एमएसएमईज ऑर्डर पूरा कर देते हैं लेकिन उनकी पेमेंट काफ़ी डिले होती है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक विचार ये लाया गया कि जब आपने अपना जो ऑर्डर है वो पूरा कर दिया है तो आपको उसकी एक रिसिप्ट मिल जाएगी। उस रिसिप्ट को बैंक में दिखाकर आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि बैंक के पास एक गारंटी रहती है कि आने वाले समय में आप जो है भुगतान करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव था, समाधान मैंने आपको बताया, लेकिन इनका जो है बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। तो और ज़्यादा कुछ इनोवेटिव तरीके सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए कि वर्तमान में जो एमएसएमईज हैं उनको भी अपनी कमजोरियों का पता करने की ज़रूरत है और उनको भी खुद में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत तेज़ी से बदलते इस दौर में, एक ग्लोबल विलेज की इस एक्चुअली दौर में, हमें हर वक्त अपनी स्किल्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने की बहुत आवश्यकता है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करने के बजाय जो पुरानी ही पहले हैं उनके अंदर कमजोरियों का पता लगाकर उनमें ही सुधार किए जाएं।
तो ये एक वे फॉरवर्ड था, या आप कह सकते हैं सुझाव थे, जिनको जो है करने से बहुत बेटर हम इस क्षेत्र में अपना कार्य कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसा करने से हम लोगों को आगे के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम और ज़्यादा मेहनत से काम करती है। अगर आपने संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। हमारी तरफ से करंट अफेयर एनालिसिस पर इसी प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस डेली अपलोड होंगी, समय रहते हुए आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।